हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन के बाद एज ए प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन कर दिया और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस भी कर दिया विथ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, है ना। चलो अब द नेक्स्ट टॉपिक एज डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट। इन डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट इट वाज एक्सीडेंटली प्रूव्ड कि इलेक्ट्रॉन ऑल्सो पजेस वेव नेचर। हम यहाँ पर एज ए ड्यू नेचर की बात कर रहे हैं। तब हमने ऑलरेडी जो भी रेडिएशन है उसका पार्टिकल नेचर प्रूफ कर दिया एज ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन या रिप्रेजेंट द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है but electron also exhibit wave nature and this was proved by the Davison and Germer and it was accidentally proof। अब वो कैसे प्रूफ हुआ, उसके लिए पहले उसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखो कि ये जो डायग्राम है दिस शोज द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट, जिसमें ये बोलेंगे दिस इज द फिलामेंट जिसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन गन। अब जैसे गन है ऐसी कोई गन नहीं होती फ्रेंड्स, लेकिन जहां से इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और हमें एक ऐसा बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मिले कि जहां पर कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन एमिट होते रहे तो इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन गन। देन एफ इट्स कॉल्ड फिलामेंट एज वेल एज इलेक्ट्रॉन गन, इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन गन कि जहां से कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे यूजिंग लो टेंशन। एनटी मींस लो टेंशन। लो टेंशन मतलब विद द यूज ऑफ लोअर पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड फ्रॉम द फिलामेंट फ्रॉम द स्मॉल कॉइल। तो उसके लिए हमने आगे भी डिस्कशन कर रखा है कि इलेक्ट्रॉन हम बहुत सारे तरीके से हम एमिट कर सकते हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ थर्ड आयोनिक एमिशन। इलेक्ट्रॉन के एमिशन की मेथड भी हमने देखी कि थर्ड आयोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। यहां पर हुआ थर्ड आयोनिक ड्यू टू द करंट पासिंग थ्रू द filaments gets heated and after gaining sufficient amount of energy electrons will be emitted। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए जहां से हुए इसको इलेक्ट्रॉन गन। यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे इट्स पास थ्रू वन सिलेंडर। अब देखो सिलेंडर जो है वो एक हाई टेंशन मतलब हाई वोल्टेज की बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। देन whatever the emitted electron it is accelerated due to the cylinder, positive part of the positive potential of the cylinder। तो उससे वो एक्सेलरेट होंगे मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन एमिट हुए वो इसके अंदर एंटर होंगे। अब यहाँ पर एक हमें ऐसा छोटा सा होल रखना पड़ेगा सिलेंडर। तो सिलेंडर के अंदर एक ऐसा टिन होल है मतलब ऐसा बहुत ही स्मॉल होल जहां पर हमें एक नैरो इलेक्ट्रॉन बीम मिलेगा। दिस इज कॉल्ड नैरो इलेक्ट्रॉन बीम एंड व्हिच इज इंसिडेंट ऑन द निकल क्रिस्टल and after incident on the nickel crystal electrons will be scattered in a different direction। तो चलो मैंने कोई भी एक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बोल दी। तो ये जो भी हुआ ये थीटा, थीटा मतलब इसको बोल सकते हैं हम स्कैटरिंग एंगल बिकॉज दिस इज द स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इंसिडेंट बीम हुआ, एंगल बिटवीन इंसिडेंट बीम and scattered beam of electron is called angle of scattering, scattering angle। यहाँ पर थीटा क्या बोलेंगे हम, scattering angle। angle between incident beam and scattered beam of electron is called angle of scattering, scattering angle बोल देंगे। तो ये थीटा हुआ। अब जो भी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड होंगे उसको ऐसे मेजर करने के लिए एक कलेक्टर होता है दैट इज मूवेबल कलेक्टर, इसको बोलेंगे मूवेबल कलेक्टर। एंड दिस मूवेबल कलेक्टर इज कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर। देन गैल्वेनोमीटर क्या करता है फ्रेंड्स, गैल्वेनोमीटर ओनली जस्ट मेजर द प्रेजेंस ऑफ करंट
तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर होगा, डिटेक्ट होगा, तो कलेक्टर डिटेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को और पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर। जैसे गैल्वेनोमीटर से पास होगा, गैल्वेनोमीटर शोस डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन जितना आएगा उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुए। द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर स्मॉल डिफ्लेक्शन हुआ तो बोलेंगे उस पर्टिकुलर पोजीशन पर कम स्कैटर हो रहा है। अगर ज्यादा हमें डिफ्लेक्शन मिला तो बोलेंगे पर्टिकुलर एंगल पर इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड मैक्सिमम। ऐसा समझ। तो ये इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। फिर से ये लो टेंशन लो वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं एज ए थर्माइनिक एमिशन, और वो एक्सेलरेट हो रहे हैं ड्यू टू द हाई टेंशन हाई वोल्टेज बैटरी जो वेरिएबल है। वेरिएबल बोलेंगे इसको, जैसे हमने इसका ये दिखा दिया। ये अगर हम ड्रॉ कर दें दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द बैटरी, और कहीं पर भी ऐसा साइन हो तो इसको बोलेंगे हम वेरिएबल बैटरी, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं फ्रॉम, अगर इसकी वोल्टेज जो है वो कुछ 60 या 68 समथिंग जो भी है, तो 0 से लेकर 70 वोल्टेज तक है इसकी वैल्यू, तो 0 से 70 तक उसकी वेरी कर सकते हैं। तो उसको ऐसे सिंबल से दिखाएंगे। दिस इज कॉल्ड सिंबल ऑफ वेरिएबल बैटरी, वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस। चलो, तो ये हाई टेंशन से वो एक्सेलरेट हुए, पास थ्रू द थिक वॉल ऑफ द सिलेंडर, इट्स फॉर्म ए नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन which will be scattered due to the nickel crystal in different direction। डिफरेंट डायरेक्शन को ऐसे जो भी इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुए उसको कलेक्ट करने के लिए मूवेबल कलेक्टर है और कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर। अब ये जो पूरा अरेंजमेंट है इट इज इन वैक्यूम चेंबर। क्यों रखा हुआ उसको वैक्यूम चेंबर में? नॉर्मल जो रूम है वो नहीं चल सकता क्या? व्हाई द होल अरेंजमेंट इज प्लेस्ड इन वैक्यूम चेंबर। तो बोल सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कई बार 1 मार्क में कि व्हाई द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इन डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट प्लेस इन वैक्यूम चेंबर, अदरवाइज व्हाई वैक्यूम इज नीडेड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो बोल सकते हैं टू अवॉइड द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम विद एयर पार्टिकल्स, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि हाई टेंशन से वो एक्सेलरेट हुए। हायर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी पार्टिकल के साथ कोलाइड होंगे तो वहां पर आयनाइजेशन हो सकता है, मतलब थोड़ा स्पार्किंग भी हमें दिख सकता है ड्यू टू द आयनाइजेशन ऑफ एयर। तो अब आयनाइजेशन हमें उसको इग्नोर करना है या करना ही नहीं है, तो उसको वैक्यूम चेंबर में रखना पड़ेगा। तो उसका आंसर होगा टू अवॉइड द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद air molecules या to avoid the ionization of air molecules due to the electron। तो यहाँ पर जो भी उसके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है उसके साथ साथ उन लोगों के कुछ एजम्पशन भी थे कि डेविसन जर्मन ने सोचा था कि जो भी ऐसे इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुए बाय निकल क्रिस्टल वो जो है वो ऐसे इक्वल अमाउंट में स्कैटर्ड होने चाहिए, मतलब द ऑल इलेक्ट्रॉन शुड बी स्कैटर्ड इन सेम प्रोपोर्शन इन सेम डायरेक्शन। इसका मतलब जो गैल्वेनोमीटर है वो कोई भी पोजीशन के ऊपर तुम रखो पूरा ऐसे सर्कुलर रोटेट कर सकता है, तो कोई भी पोजीशन पे रखो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, उसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रॉन आल्सो स्कैटर्ड इन सेम प्रोपोर्शन। तुम यहां पे रखो, ये इसकी पोजीशन चेंज करके यहां पे रखो, ये इसकी पोजीशन चेंज करके यहां पे रखो, सभी पोजीशन पर सेम गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कांस्टेंट हुआ, उसका मतलब स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन आल्सो सेम। देन इलेक्ट्रॉन, तो ये इसका एजम्पशन था कि इलेक्ट्रॉन शुड बी स्कैटर्ड इन सेम प्रोपोर्शन इन ऑल डायरेक्शन एंड
द स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन पोटेंशियल अट्रैक्ट। जो हमने हाई पोटेंशियल पे उसको एक्सेलरेट किया है, तो इसका पोटेंशियल चेंज करेंगे तो यहाँ पर उसकी एनर्जी में या फिर स्कैटरिंग एंगल में चेंज नहीं होना चाहिए। द स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन द एनर्जी। एनर्जी मतलब वोल्टेज, वोल्टेज पर वो डिपेंडेंट नहीं होगा। हाई वोल्टेज करेंगे तो कुछ यहाँ पर एंगल, कोई एंगल पर ज्यादा मिलता है ऐसा कुछ नहीं। लो करेंगे तो कुछ लोअर या हायर मिलता है, कुछ नहीं। तो ये दो उसके एजम्पशन थे। क्या एजम्पशन? फिर से कि इन एजम्पशन मतलब इन डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट एजम्पशन ऑफ देम इज फर्स्ट कि इलेक्ट्रॉन शुड बी स्कैटर्ड in same proportion in all direction. Second, कि energy of electron does not depend on the potential. Sorry, the scattering of electron does not depend on the energy or potential. कि जो scattering angle है वो energy या potential पर dependent नहीं है। ये इसके assumption थे और उसको वही result मिला है। The initial level पर they have proved कि जो भी है गैल्वेनोमीटर सभी डायरेक्शन में कांस्टेंट डिफ्लेक्शन दिखा रहा है और वोल्टेज यहाँ पर चेंज किया तो भी एक्सपेरिमेंट रिजल्ट में कुछ डिफरेंस नहीं हुआ। मतलब जो एजम्पशन था वो उसका प्रूफ हो गया, वही उसको मिला कि एट एनी एंगल गैल्वेनोमीटर शोस कांस्टेंट डिफ्लेक्शन विथ वेरी हाई टेंशन विथ वेरी वोल्टेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ भी करो सेम ही मिला। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था तब वहां पर ये वैक्यूम चैम्बर के अंदर एक ऐसी लिक्विफाइड बोतल पड़ी थी। बोतल टेक्स्ट बुक में लिखा है बोतल, लेकिन वो है एक सिलेंडर। जैसे कोई भी अलग ऐसे हमारा गैस का सिलेंडर होता है, ऐसे अलग अलग गैस के भी सिलेंडर आते हैं। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर आता है, ऐसा ही कोई भी एक लिक्विफाइड सिलेंडर इस चैम्बर के अंदर पड़ा था, वो एक्सीडेंटली ब्लास्ट हो गया। इट वाज ब्लास्ट। अब ब्लास्ट हुआ तो कुछ अरेंजमेंट में तो पूरा ऐसे बिखर गया, टूट गया और सबसे ज्यादा डैमेज हुआ निकल क्रिस्टल में। आफ्टर द ब्लास्ट उन लोगों ने निकल क्रिस्टल को देखा, ऑब्जर्व किया, तो उसकी जो सरफेस है वो थोड़ी बहुत रफ हो गई थी। तो क्या किया उन लोगों ने, डेविसन-जर्मर ने, दे हैव हीटेड द निकल क्रिस्टल एट हाई टेम्परेचर और फिर वापस उसको लोअर टेम्परेचर ला दिया टू लेवल द सरफेस ऑफ द निकल क्रिस्टल। कि जो भी उसकी सरफेस जो डैमेज हो गई, रफ हो गई, तो टू लेवल द सरफेस they have heated the nickel crystal at high temperature and make it to normal temperature। और उसके बाद उसने वापस वही निकल क्रिस्टल के साथ एक्सपेरिमेंट वापस किया कि चलो अब क्या करें इसको ऐसे हम हाई टेम्परेचर के अंदर ऐसे इंक्रीज करके फिर वापस ला दे। एक्सपेरिमेंट में कुछ चेंज हुआ तो पूरा ऐसे ड्रास्टिक चेंज मिला उसको। जो भी उसका एक्सपेरिमेंट के जो भी एजम्पशंस थे सब रॉन्ग हो गए। दे हैव ऑब्जर्व कि एट वन पर्टिकुलर वोल्टेज एंड वन पर्टिकुलर एंगल गैल्वेनोमीटर शोस मैक्सिमम रिफ्लेक्शन। इसका मतलब जो भी पहले एजम्पशन था वो पूरा ऐसे रॉन्ग हो गया। दे हैव वेरीड द हाई वोल्टेज फ्रॉम 44 to 68 वोल्ट। 44 वोल्ट से स्टार्ट करके ऐसे 68 वोल्ट तक वेरी किया उन लोगों ने और कंटिन्यूअसली ये जो डिटेक्टर है, मूवेबल डिटेक्टर, उसको भी वो ऐसे रोटेशन में मूव करते गए। तब उन लोगों को ऑब्जर्वेशन मिला कि एट वन पर्टिकुलर वोल्टेज एंड एट वन पर्टिकुलर एंगल गैल्वेनोमीटर शोस मैक्सिमम रिफ्लेक्शन। अब गैल्वेनोमीटर शोस मैक्सिमम रिफ्लेक्शन मतलब उस पर्टिकुलर एंगल पर स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर मैक्सिमम। ये क्यों हुआ? तब उन लोगों ने
ये निकल क्रिस्टल को ऑब्जर्व किया कि जैसे उसने हाई टेम्परेचर पर उसको ऐसे हीट किया, तब वो जो निकल क्रिस्टल है वो कन्वर्ट हो गया सिंगल क्रिस्टल में। इट इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल क्रिस्टल। अब सिंगल क्रिस्टल का मतलब क्या? व्हाट इज कॉल्ड सिंगल क्रिस्टल? सिंगल क्रिस्टल का मतलब ये सोचोगे कि निकल के अंदर जो भी निकल के एटम्स थे इनिशियली, उसकी जो भी अरेंजमेंट थी, फिर हीट किया तो सभी एटम्स ऐसे मेल्ट हो गए और एक बड़ा सा एटम हो गया। होता है ऐसा? कभी नहीं। एटम्स कभी मेल्ट नहीं होते और एटम कभी भी ऐसे जॉइंट भी नहीं होते। एटम्स की अरेंजमेंट में चेंज आया। सिंगल क्रिस्टल का मतलब हुआ कि जो भी निकल क्रिस्टल है उसके अंदर जो पहले रैंडम अरेंजमेंट थी, आफ्टर हीटिंग दिस अरेंजमेंट इज रेगुलर। जो भी ऐसे अंदर थोड़ी बहुत जो भी केमिस्ट्री के हिसाब से तुम डिफेक्ट पढ़ते हो, वो डिफेक्ट रिमूव हो गई और अरेंजमेंट हमको सेम अरेंजमेंट, मतलब ऐसे क्रिस्टलाइन क्रिस्टल जैसी अरेंजमेंट हो गई। क्रिस्टलाइन क्रिस्टल मतलब कोई भी तुम पोजीशन से देखो अरेंजमेंट सेम मिलेगी। यहाँ पर तुम इस पोजीशन से देखोगे तो अरेंजमेंट कुछ इसकी अलग अलग से, ऐसे यहाँ पर उसकी अरेंजमेंट कैसी हो गई? सेम। देन इट इज कॉल्ड सिंगल क्रिस्टल। और इसके बाद जब एक्सपेरिमेंट किया तब जो भी ऐसे एंगल था वो परफेक्ट एंगल मिला। यहाँ पर क्या होगा कि इसकी जो भी अरेंजमेंट है उसके हिसाब से हमें अलग अलग पोजीशन पर ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, फिर ये पूरा नैरो बीम है तो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, कोई एंगल यहाँ पर डीप कर गया और वापस स्कैटर्ड हुआ, तब हमें उसकी अलग अलग पोजीशंस मिल रही थी। बट यहाँ पर क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और रेगुलर रिफ्लेक्शन में पता चला कि एट 54 वोल्ट और 50 डिग्री पर द इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड मैक्सिमम। उसके लिए ऐसे बहुत सारे ग्राफ भी है। ये ग्राफ है वो ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन। ये जो ग्राफ है वो टेक्स्ट बुक में हमें नहीं दिए, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा बहुत ऐसे कंसीडर करें तब अगर बोलो कि ये 44 वर्ड के लिए है तो उसका ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलता है, जिसको बोलेंगे हम ये जो हुआ तो यहां से ये हुआ इंसिडेंट बीम, ये जो इंसिडेंट बीम की डायरेक्शन है वो, और ये स्कैटर्ड एंगल। तो स्कैटरिंग एंगल इज मैक्सिमम फॉर 44 वर्ड कुछ ऐसा। फिर 48 वर्ड के लिए तो उससे थोड़ा और ज्यादा मिला, ये बोल दो इंसिडेंट बीम की डायरेक्शन। दिस इज स्कैटरिंग एंगल। और फिर 54 वर्ड के लिए कुछ अरेंजमेंट हमें ऐसे मिली, मतलब ग्राफ उसका कुछ ऐसे मिला 50 डिग्री। फिर ऐसे कुछ 58 डिग्री कर दिया तो वापस कम हो गया 68 पर, वापस कम हो गया। At 54 volt, at 50 degree, the electrons scattered in maximum. तो इसे डिफरेंट ग्राफ से भी पता चला कि ये इस पोजीशन पर मैक्सिमम है। और यही हमें एक्सपेरिमेंट मिलता है फॉर एक्सरे। अगर एक्सरे का डिफ्रैक्शन करो, मतलब एक्सरे बीम करो इंसिडेंट ऑन द निकल क्रिस्टल, और उसमें भी सिंगल क्रिस्टल के ऊपर, then X-ray is scattered in different direction with different proportion. तो one particular voltage और one particular angle में X-ray जो scattered हो रहा है वो भी maximum है, particular voltage और particular angle पे। अब X-ray मतलब हमारा wave nature, X-ray तो पता है it is radiation wave nature। इलेक्ट्रॉन का भी नेचर कुछ ऐसा ही मिला,
दैट्स देयरफॉर एक्सीडेंटली इट वाज प्रूव्ड कि इलेक्ट्रॉन इज आल्सो एग्जिबिट वेव नेचर। उसका पार्टिकल नेचर तो है, अब यहां से इसका वेव नेचर भी प्रूफ हुआ। चलो अब यहां से आगे करते हैं। इसका हमें एक इक्वेशन डिराइव करना है। इक्वेशन फॉर द वेवलेंथ। जैसे वेव है तो इलेक्ट्रॉन एक्सिबिट वेव नेचर, और उसका वेव नेचर यूज हुआ इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसे यहां से प्रूफ हुआ कि डेविसन जर्मन ने बाय चांस एक्सीडेंटली प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन एक्सिबिट वेव नेचर। अगर ये कुछ भी ऐसे बोतल जो है वो ब्लास्ट नहीं होती तो ये प्रूफ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो भी ऐसे हमारा जन्म होता है उसके साथ साथ ही हमें क्या क्या करना होता है वो भगवान ने पूरा डिसाइडेड करके रखा है, पूरा डिसाइडेड है, बस हमें उसका पाथ फाइंड करना है। तो इसके ऐसे किस्मत में लिखा था कि उसको ये प्रूफ करना था, इसीलिए वो लिक्विड ब्लास्ट हो, बोतल जो है वो ब्लास्ट हो गई। तो उन लोगों ने वापस एक्सपेरिमेंट किया। हम तो क्या करते हैं, कुछ भी एक्सपेरिमेंट हो और कुछ भी ब्लास्ट हो जाए बोले अब तो नहीं करना, छोड़ देना। ऐसे थोड़ी हम पढ़ाई भी छोड़ सकते हैं। अभी जो कोरोना चल रहा है बोलेंगे पढ़ाई नहीं करनी, थोड़ी चलेगा। वो तो एक पार्ट है, वहां से हमें कुछ अलग सीखना है, कुछ नया सीखना है, कुछ नया पाथ मिलेगा हमें यहाँ से। बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा है इस टाइम ऑफ ड्यूरेशन में, तो तुम्हें भी सीखना है कि कुछ अब यहाँ से अलग करते हैं हम, हमारा कुछ पाथ अलग होगा। जैसे डेविसन जर्मन ने भी ये एक्सपेरिमेंट से प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन एक्सिबिट वेव नेचर। अब वेव नेचर प्रूफ कर दिया, वेव नेचर है तो बस उसकी अब वेवलेंथ होगी। तो ये वेवलेंथ अब हमें डिराइव करनी है। तब जो भी यहाँ पर इसका पर्टिकुलर वोल्टेज है तो वोल्टेज से रिलेटेड एनर्जी क्या होती है, इट इज कॉल्ड ईवी। सेकंड चैप्टर में है कि अगर हम वोल्टेज को 4 से मल्टीप्लाई करें इट इज कॉल्ड एनर्जी। तो ईवी इज द एनर्जी फॉर पर्टिकुलर वोल्टेज, और वो एनर्जी किस टर्म्स में होगी, इट इज इन द टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। चलो इसको हमें मोमेंटम के टर्म्स में लिखना है तो बोलेंगे यहाँ पर मास से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, इट इज कॉल्ड पी स्क्वायर। It is p square by 2m is ev. Then what about the p? तो 2m ev और p करेंगे तो अंडर रूट, then momentum is 2m ev. Now remember the equation of de Broglie wavelength. Then de Broglie wavelength lambda is equal to h upon p. Then lambda is equal to h upon under root 2m ev. अब देखो h कांस्टेंट 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। अगर मैं जो v वोल्टेज है उसको सिर्फ अलग लिखूं रूट v तो बाकी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, और वो कांस्टेंट वैल्यू तुम कैलकुलेट करो, इट इज 1.227 नैनोमीटर। तो लैम्बडा इज 1.227 अंडर रूट वी नैनोमीटर। तो ये हमें वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मिली। अब यहाँ पर अगर हम इसके 50 वोल्ट से रिलेटेड कुछ कर दें तो हमें उसकी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगी। तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंटली भी सेम मिला, और एज ए थ्योरेटिकल वैल्यू एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया 50 वोल्ट से, तो भी हमें वेवलेंथ जो मिलता है वो, और यहाँ पर 50 वोल्ट रखेंगे तो थियोरेटिकल जो वैल्यू मिल रही है वो दोनों ऐसे हमें सेम ही मिलता है। then accidentally Davison and Germer has proved that electron exhibit wave nature। देखो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था रेडिएशन, रेडिएशन वेव नेचर है। आइंस्टाइन ने प्रूफ कर दिया कि इट इज ऑल्सो एक्ट्स लाइक पार्टिकल नेचर, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर है। एंड ऑफ द चैप्टर वी हैव प्रूव्ड इलेक्ट्रॉन ऑल्सो पोजेस वेव नेचर। तब दोनों का ड्यूल नेचर है, रेडिएशन वेव नेचर तो है और पार्टिकल नेचर भी है उसका। कोई भी पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन
पार्टिकल नेचर तो है, उसका भी वेव नेचर होता है, मतलब दोनों का ड्यूल नेचर है, बट इट इज डिपेंड ऑन एक्सपेरिमेंट। हम कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? वेव से रिलेटेड हम इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, सुपरपोजिशन कर रहे हैं, तो हमें वेव नेचर कंसीडर करना पड़े। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़ रहा है तो वही रेडिएशन का हमें पार्टिकल नेचर कंसीडर करना पड़े। ऐसे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है, जैसे इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसको हम पार्टिकल नेचर हम बोल सकते हैं, लेकिन उसी में उसका वेव नेचर है। तब अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखें तो इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन एक्ट्स लाइक वेव नेचर, और उसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, देखो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन h/√2meV। अब कोई भी पार्टिकल होगा, मास की वजह से अगर हम इलेक्ट्रॉन की जगह पर कोई भी ऐसे प्रोटॉन ले लें, ड्यूटेरियम अल्फा पार्टिकल, तो मास और चार्ज तो हमें बताइए, उस हिसाब से ये इक्वेशन याद करो कि इट इज लैम्डा इज इक्वल टू h/√2meV। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए है तो ये होगा 1.227/√v नैनोमीटर।